नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। आप सभी डीएनए मित्रों का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में नए मुख्यमंत्री को लेकर आज बड़ी खबर आई। सूत्रों के मुताबिक शुभेंदु अधिकारी ही बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कल पर्यवेक्षक के रूप में गृह मंत्री अमित शाह बंगाल जाएंगे। 8 मई की शाम को कोलकाता में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी। रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर यानी 9 मई को ब्रिगेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, कई केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित 20 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। कल बिहार में सम्राट चौधरी का जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो होगा। पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। बीजेपी और जेडीयू के 13 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे, जबकि एलजेपी रामविलास के 2, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 1 विधायक इनके मंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के मंत्री बनने पर जेडीयू ने सहमति जता दी है। मंत्रियों के शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। अमित शाह वहीं से बंगाल के लिए रवाना हो जाएंगे। तमिलनाडु में कल नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह टल सकता है। टीवी के चीफ थलपति विजय ने आज लोक भवन जाकर राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया। विजय ने 113 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा है। समर्थन पत्र में टीवीके के 107 और कांग्रेस के 5 विधायकों के हस्ताक्षर हैं। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने बहुमत के लिए जरूरी 118 विधायकों के समर्थन पत्र की मांग की है। इस पर विजय ने समय मांगा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में एक कार्यक्रम के दौरान आधुनिक युद्ध के बारे में बात की। उन्होंने आधुनिक युद्ध अब केवल जल, थल और नभ की सीमाओं तक सीमित नहीं रह गया है। आज के युग में कीबोर्ड, सैटेलाइट और डेटा नेटवर्क उतने ही प्रभावी हथियार बन चुके हैं जितने की पारंपरिक मिसाइल्स और टैंक हैं। सीएम योगी ने साइबर स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को नया रणक्षेत्र बताया, जहां दुश्मन के संचार और पावर ग्रिड को बाधित करना ही जीत की नई रणनीति है। अमेरिका और ईरान युद्ध खत्म करने और परमाणु बातचीत का रास्ता तय करने के बेहद करीब पहुंच गए हैं। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान 48 घंटे के भीतर सीजफायर को लेकर सहमति दे सकता है। दोनों देशों के बीच 14 पॉइंट वाला समझौता तैयार है। शर्तों के मुताबिक सबसे पहले युद्ध खत्म करने की घोषणा होगी। 30 दिनों तक दोनों देशों के बीच विस्तार से बातचीत होगी। इसमें हॉर्मुज, परमाणु कार्यक्रम और अमेरिकी प्रतिबंधों में ढील जैसे मुद्दे होंगे। भारतीय नंबर की गाड़ियों के लिए नेपाल बॉर्डर क्रॉस करना अब आसान हो गया है। बालेन शाह सरकार ने नेपाल की सीमा में आने वाले वाहनों के लिए एक नया प्रावधान लागू किया है, जिसके तहत अब भारत से नेपाल जाने वाले लोगों को बॉर्डर पर लंबी लाइनों में नहीं रहना होगा। नेपाल सरकार के नए नियम के तहत बॉर्डर क्रॉस करने के लिए घंटों तक लाइन में लगकर वाहनों के लिए एंट्री पास लेने की जरूरत नहीं होगी। अब अपने वाहनों से नेपाल बॉर्डर क्रॉस करने वाले भारतीय वाहन मालिक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। डीएनए मित्रों, आज का हमारा पहला विश्लेषण वंदे मातरम से जुड़ा है। वंदे मातरम को लेकर दिल्ली से आप सभी देशवासियों के लिए एक शुभ समाचार आया है। बंगाल विजय के बाद मोदी सरकार की पहली कैबिनेट में राष्ट्रगीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जैसा दर्जा देने का निर्णय लिया गया है। यानी केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के समान दर्जा देने का फैसला लिया है। कैबिनेट के फैसले के अनुसार वंदे मातरम पर अब वही नियम और पाबंदियां लागू होंगी जो वर्तमान में राष्ट्रगान पर लागू हैं। इसका मतलब यह हुआ, अब वंदे मातरम के अपमान या गायन में बाधा डालने की स्थिति में सजा होगी। अभी तक राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान के अपमान पर जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। अब वंदे मातरम को भी इसमें शामिल किया जाएगा। यानी वो कुछ लोग जो कहा करते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए वंदे मातरम नहीं गाएंगे, उन्हें वंदे मातरम अब गाना पड़ेगा। जो लोग कह रहे थे कि वंदे मातरम मुसलमानों की गर्दन पर छुरी की तरह है, उन्हें भी वंदे मातरम अब गाना पड़ेगा। जो लोग मजहब का हवाला देकर कह रहे थे कि उन्हें कोई कानून वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, अब उन्हें भी वंदे मातरम गाना ही पड़ेगा। और जो लोग नहीं गाएंगे वो जेल जाएंगे। मित्रों, ये मुट्ठी भर लोग हैं जो अब भी जिद पर अड़े हैं। इनके ताजा बयान भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले इस खबर को विस्तार से समझ लेते हैं। महान बंगाली साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना वंदे मातरम को जन गण मन के बराबर दर्जा देने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इस संशोधन को संसद से पास कराना होगा,
जिसके बाद कानूनी रूप से राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान के बराबर दर्जा मिल जाएगा। इसके लिए कानून की धारा 3 में संशोधन किया जाएगा। इस धारा के अनुसार अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्रगान गाने में बाधा डालता है या उसे रोकता है तो उसे 3 साल तक की जेल या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। मित्रों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वंदे मातरम को केवल एक गीत नहीं बल्कि राष्ट्र जागरण का मंत्र मानते थे। नेताजी ने कहा था, वंदे मातरम भारत की स्वतंत्रता की आत्मा है। लेकिन इसके बावजूद कानून में वंदे मातरम को राष्ट्रगान की तरह का दर्जा नहीं होने की वजह से कुछ लोग इसका फायदा उठाते रहे हैं। जब उनसे वंदे मातरम के सम्मान में खड़े होने के लिए कहा जाता था तो वो दलील देते थे कि कानून के मुताबिक ये जरूरी नहीं है। जब उनसे वंदे मातरम गाने के लिए कहा जाता था तो वो कहते थे कि कानून में ऐसा नहीं लिखा है। वंदे मातरम गाना तो दूर, धर्म को आधार बनाकर उसका विरोध किया जाता था। लेकिन सरकार के नए फैसले के बाद अब मुट्ठी भर ऐसे लोगों के सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। अब उन्हें किसी भी कार्यक्रम या सरकारी समारोह में वंदे मातरम का पूरा सम्मान करना ही होगा। अब इससे भागने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। वंदे मातरम गाना ही पड़ेगा। हालांकि अभी भी मजहब का हवाला देकर कुछ मौलाना अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। वो अब भी वंदे मातरम गाने का विरोध कर रहे हैं। इस तरह के चीज़ों को मंजूरी देना कैबिनेट की, मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों और जितने भी धर्म हैं, जैनियों, तमाम लोगों के धर्म पर कहीं ना कहीं आक्षेप है, कुठाराघात है, मजहबी आज़ादी को चैलेंज है और उनके मजहबी आज़ादी के उस अधिनियम पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। हमारा संविधान हर नागरिक को अपने ज़मीर और अपने यकीन के मुताबिक जीने की आज़ादी देता है। अगर किसी को मजबूर किया जाएगा कि वो एक ख़ास तरीके से अपनी देशभक्ति साबित करे तो ये संविधान की भावना के खिलाफ जाएगा। मित्रों, 1950 में संविधान सभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया और कहा था कि इसे राष्ट्रगान के समान ही सम्मान मिलना चाहिए। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की थी, जनगण मन राष्ट्रगान है, जबकि वंदे मातरम को जनगण मन की तरह सम्मान और समान दर्जा प्राप्त होगा। लेकिन 76 साल बाद भी कानूनी रूप से यह लागू नहीं था। कैबिनेट के फैसले से अब यह कमी पूरी हो रही है। मित्रों, इससे पहले 6 फरवरी को गृह मंत्रालय ने वंदे मातरम को लेकर दिशा निर्देश जारी किए थे। इसके तहत वंदे मातरम के सभी 6 छंदों का गायन अनिवार्य कर दिया गया था। स्कूलों, सरकारी कार्यक्रमों और अन्य आयोजनों में राष्ट्रगीत का गायन अनिवार्य है। लेकिन इससे आहत धार्मिक जमात ने तुरंत फैसले का विरोध शुरू कर दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार के इस फैसले को संविधान विरोधी, धार्मिक स्वतंत्रता का हनन और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बता दिया। इसे मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बताते हुए दावा किया कि मुसलमान इस फैसले को स्वीकार नहीं करेंगे। सोचिए, जिस राष्ट्रगीत को लेकर संविधान सभा की भावना राष्ट्रगान के बराबर थी, उसका विरोध शुरू कर दिया गया और अब भी विरोध किया जा रहा है। डीएनए मित्रों, इनके मुताबिक राष्ट्रगीत के गायन को अनिवार्य करना संविधान के खिलाफ है। जिस राष्ट्रगीत को संविधान सभा ने राष्ट्रगान के बराबर बताया था, वो संविधान के खिलाफ कैसे हो सकता है? ऐसी ही सोच के लोग कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, वंदे मातरम नहीं गाएंगे। सोचिए किस तत्व से इनका दिमाग बना है। ये कैसी सोच है जो अधिकार के लिए संविधान की बात तो करती है, लेकिन जब देश के गौरव के सम्मान की बात आती है तो उसे संविधान के खिलाफ बताती है। पिछले महीने की ही बात है मित्रों, इंदौर नगर निगम की बैठक के दौरान कांग्रेस पार्षद रुबीना इकबाल खान ने वंदे मातरम को लेकर गुस्से में आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने चुनौती दी कि कोई उनसे वंदे मातरम कहलवाकर दिखा दे। उन्होंने कहा था कोई कानून उन्हें वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। सोचिए, राष्ट्रगान को सम्मान देना तो दूर, वो इसे चैलेंज कर रही थी। मित्रों, वंदे मातरम का विरोध करने वालों को आज मुर्शिदाबाद के मुसलमानों को भी सुनना चाहिए, जो वंदे मातरम गा रहे हैं। वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सुजलां मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां। हमारा
तो भारत माता की यही तो स्लोगन है, हम तो भारतीय नागरिक है। सोचिए, मुर्शिदाबाद बंगाल का मुस्लिम बहुल जिला है। यही वो जिला है जहां दूसरी बाबरी मस्जिद के निर्माण का ऐलान किया गया। वहां बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है, वहां रहने वाले मुसलमान वंदे मातरम गा रहे हैं, लेकिन मजहब के कुछ ठेकेदारों की भावना इससे आहत होती है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये मुट्ठी भर लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। देश के ज्यादातर मुसलमान वंदे मातरम गाते हैं और उन्हें वंदे मातरम के गायन से कोई परेशानी नहीं। आप भी सुनिए ये लोग क्या कह रहे हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। केंद्र सरकार का यह निर्णय काबिले तारीफ है कि अब कोई भी वंदे मातरम की बेइज्जती या बेहुरमती करता है तो उसे कानून के तहत सज़ा दी जाएगी। मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जानिब से केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। केंद्र सरकार ने इसे इज्जत बख्शी है। पूरा का पूरा 6 छंद 6 स्टैंजा इसे हर सरकारी कार्यक्रमों में गाना अनिवार्य कर दिया गया है। तो मैं तो कहता हूँ सरकारी कार्यक्रम में भी गाया जाए, प्राइवेट कार्यक्रम में भी गाया जाए। वंदे मातरम दिलों पर राज करे, यही हमारी ख्वाहिश है। देखिए, वंदे मातरम जो है एक बहुत ही खूबसूरत गीत है और इसको सियासी और मजहबी पचड़ेबाजी से, हिंदू मुस्लिम से दूर रखना चाहिए। और जब भी कभी ये गीत बजता है, ये नगमा हम सुनते हैं, तो हमारा रुआं रुआं जो है वो देशभक्ति से भर जाता है। ये भी इसी देश के मुसलमान हैं। इन्हें वंदे मातरम गाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन्हें दिक्कत है उनके पास अब कोई विकल्प नहीं बचेगा। सरकार के नए फैसले के बाद वंदे मातरम को लेकर कानून का बहाना बनाने वालों के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। वंदे मातरम नहीं गाने पर उन्हें कानूनी सजा मिलनी तय है। अब उनके लिए बचकर निकलने का कोई चोर दरवाजा नहीं रह गया है। मित्रों, वंदे मातरम को लेकर विवाद का एक लंबा इतिहास रहा है, लेकिन जब देश वंदे मातरम की रचना के 150 साल का उत्सव मना रहा है तो इसका सबसे बड़ा सम्मान यही होगा कि इस पर कोई विवाद ना हो, इस पर कोई विरोध ना हो, क्योंकि वंदे मातरम किसी धर्म का नहीं, राष्ट्र का स्वर है। आपका, हमारा, पूरे देश की एकजुटता का स्वर है। डीएनए मित्रों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि बदलाव को अपनाना ही प्रगति की पहली शर्त है। वंदे मातरम से दूरी बनाने वालों को अब खुद को वैचारिक रूप से बदलना पड़ेगा। वैचारिक बदलाव का यह साक्ष्य अब पश्चिम बंगाल में साफ साफ दिखाई दे रहा है। चुनावी नतीजों के बाद बंगाल एक अलग ही रंग में दिखाई दे रहा है। बंगाल के ऊपर से हरा रंग उतर रहा है और भगवा रंग चढ़ रहा है। यह बदलाव सिर्फ रंगों का नहीं है, विचार, सोच और संस्कृति का बदलाव है। यह आत्मविश्वास का बदलाव है। जो सनातनी 70% की आबादी में होने के बावजूद बंगाल में अल्पसंख्यक की तरह रह रहे थे, जिनकी धार्मिक भावनाओं को दबा दिया गया था, वो अपनी धार्मिक पहचान की पुनर्स्थापना में लग गए। बंगाल में दशकों बाद आए ये वैचारिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हर तरफ दिख रहा है। कहीं सड़कों पर सनातनी गान हो रहा है, कहीं हिंदुत्व की पहचान आसमान में लहरा रही है, कहीं पुल को भगवामय कर दिया गया है, तो कहीं दशकों बाद मंदिर का पट नियमित पूजा पाठ के लिए खुला है। जिस मुर्शिदाबाद की पहचान नई बाबरी मस्जिद को लेकर बनाई जा रही थी, वहां सड़कों पर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। इसीलिए अब हम हरा से भगवा में बदलते बंगाल को डिकोड करेंगे। इसे आप हमारा भगवा बंगाल संस्करण भी कह सकते हैं। मित्रों, बंगाल की धरती से निकलकर दुनिया में सनातन की धर्म ध्वजा को शीर्ष पर ले जाने वाले स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हमें अपने अतीत की ओर देखना होगा और उससे शक्ति लेकर भविष्य का निर्माण करना होगा। लेकिन तुष्टीकरण में डूबी पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार ये सब भूल गई थी। अब जब पश्चिम बंगाल में पहली बार ऐसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है जो खुद को राष्ट्रवादी कहती है, जब राज्य के राजनीतिक चरित्र में आजादी के बाद सबसे बड़ा बदलाव हुआ है, तो बंगाल के सनातनी इसे अपनी धार्मिक पहचान की पुनर्स्थापना के रूप में देख रहे हैं। लोगों के अंदर जो धार्मिक भाव दबा हुआ था, अब खुलकर प्रकट हो रहा है। हमारी बाईं तरफ जो तस्वीर आप देख रहे हैं, वो उसी का एक उदाहरण है। मित्रों, पश्चिम बंगाल के पश्चिम वर्धमान जिले के दुर्गापुर में एक जगह है पांडाबेश्वर। वहीं पर यह पांडाबेश्वर ब्रिज है जिसे लोगों ने भगवामय कर दिया। ब्रिज के दोनों ओर लगे खंभों पर भगवा झंडे लगा दिए गए। वर्धमान जिले में 25 सीटें हैं, जिनमें से 22 सीटें बीजेपी ने जीत दर्ज की है। पश्चिम वर्धमान में तो 9 की 9 सीटें बीजेपी को मिली हैं। इस जीत के बाद लोगों की धार्मिक अभिव्यक्ति ब्रिज पर लहरा रही है।
मित्रों, पश्चिम बर्धमान में ही आसनसोल है, जहां बास्तीन बाजार में एक दुर्गा मंदिर 15 साल बाद नियमित पूजा पाठ के लिए खुला। हमने डीएनए के कल के एडिशन में बताया था कि अदालत के आदेश के बावजूद कैसे तुष्टीकरण के लिए मंदिर में नियमित पूजा पाठ नहीं करने दी गई। 15 साल के लंबे इंतजार के बाद अब जाकर वो मंदिर खुला है। मित्रों, इस पश्चिमी वर्धमान में सनातनियों को रामनवमी की शोभा यात्राओं को लेकर अक्सर कानूनी और प्रशासनिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। यही कारण है कि लोग अब तुष्टीकरण के प्रतीक को हटाकर सनातनी भगवा रंग चढ़ा रहे हैं। डीएनए मित्रों, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि बंगाल केवल क्रांति की भूमि नहीं है, बल्कि संस्कृति और आस्था का भी गढ़ है। लेकिन संस्कृति और आस्था के इस गढ़ पर बरसों तक तुष्टीकरण वाली नजरें लगी रही। नजर ऐसी लगी थी कि कई जगह दुर्गा पंडाल तक नहीं बनने दिए जाते थे। 2024 में नादिया जिले में 112 फीट ऊंची दुर्गा प्रतिमा बनाई जा रही थी, जिसके बारे में कहा जा रहा था यह दुनिया की सबसे ऊंची दुर्गा प्रतिमा होगी। सोचिए, वो 6 महीने तक बनाई गई, लेकिन एक दिन अचानक प्रशासन ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर दुर्गा प्रतिमा बनाने पर रोक लगा दी। बंगाल में रामनवमी और बसंत पंचमी पर स्पष्ट संदेश जारी किया जाता था कि धार्मिक जुलूस मुस्लिम बहुल इलाकों से ना गुजरे। मुस्लिम छात्रों की बहुलता के कारण स्कूल में सरस्वती पूजा करने की अनुमति नहीं दी गई थी। 2017 में मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर 24 परगना में ममता बनर्जी की सरकार ने इसलिए दुर्गा विसर्जन की तारीख टाल दी क्योंकि उस दिन मुहर्रम था। पिछले साल सितंबर महीने की बात है। दुर्गा पूजा के दौरान मुर्शिदाबाद के दुर्गा पंडाल में यह चेतावनी टांग दी गई थी कि नमाज के वक्त लाउड स्पीकर बंद रखें। सोचिए कैसी नजर लगी थी पश्चिम बंगाल की सनातनी संस्कृति और आस्था पर। इस बदलाव से लोग कितने खुश हैं, इसकी एक और तस्वीर हमारी बाईं तरफ आप देख रहे हैं, जो मुर्शिदाबाद की ही है, जहां दुर्गा पूजा के दौरान दुर्गा पंडाल में आरती और लाउड स्पीकर बजाने का समय कुछ कट्टरपंथियों ने तय कर रखा था। वहां सड़कों पर सनातनी गान गाया जा रहा है। मित्रों, मुर्शिदाबाद की एक और तस्वीर देखिए। मेरी बाईं तरफ ये महिलाएं जिस चबूतरे को साफ कर रही हैं, वहां काली पूजा होती थी पहले, लेकिन वक्फ संपत्ति के नाम पर इसे कब्जा कर लिया गया। रेलवे कॉलोनी में यह पूजा स्थल है। 50 साल तक यहां पर पूजा पाठ होती थी, लेकिन 4 साल पहले वक्फ बोर्ड ने एक बोर्ड खड़ा कर दिया और इसे वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। ममता बनर्जी की सरकार इस पर मौन थी। डर की वजह से हिंदू यहां पूजा करने नहीं गए, लेकिन अब इसे खोल दिया गया है। 50 वर्ष बाद मां काली की जो स्वतंत्रता का यह प्रमाण है। 50 वर्ष बाद श्रद्धालु मां काली से मिले हैं। सोचिए, यह हाल था। फिलहाल यहां पर बीएसएफ को तैनात कर दिया गया है। अपना पूजन स्थल वापस पाकर लोग कितने आनंदित हैं, वो हम आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। मुर्शिदाबाद में कई दिनों से बंद पड़े एक दुर्गा पूजन स्थान को हिंदुओं की भीड़ ने आकर खोल दिया। 3 से 4 साल पहले वक्फ बोर्ड ने दावा किया था कि हमारी जमीन है। उसके बाद से यहाँ की करंट सरकार ने यहाँ पर पाबंदी लगा दी थी हिंदुओं के आने पर। अब हिंदू यहाँ पर पहुंचे और वहाँ पर वो आप देख रहे हैं, तो वहाँ चरक पूजन पिछले कई सालों से होती आ रही थी, जो 3 से 4 सालों से बंद पड़ी थी। अब जैसे ही यहाँ का माहौल बदला है मुर्शिदाबाद का, तो हिंदू पहुंचे, उन्होंने पूजन कर दी। माता के स्थान को खोल दिया गया। ये पूरा झाड़ी नुमा बन गया था, उसको साफ कर दिया और वहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज गाड़ दिया। बंद है, पूजा करने ही नहीं दे रहे। हम लोग वहाँ 30 साल से पूजा कर रहे हैं। यहाँ पूजा करने नहीं दिया कमेटी ने, मस्जिद कमेटी ने। कागज दिखाए, लेकिन कागज कुछ नहीं होता है। पुलिस प्रशासन भी नहीं कुछ नहीं करे। हिंदू खतरे में थे क्या? खतरे में थे, बहुत खतरे में थे। 5 साल से हम पूजा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो लोग जो चाहे कर सकते हैं। नमाज पढ़ना है, नमाज पढ़ सकते हैं, जो जिम्मे कर रहे थे। लोगों का भाव स्पष्ट है। उन्हें लग रहा है ये समय उनकी धार्मिक मान्यताओं, सुरक्षा और गौरव की पुनर्स्थापना का उत्सव जैसा है। उन्हें लग रहा है कि पिछले कई वर्षों से हिंदू त्योहारों पर लगने वाली प्रशासनिक पाबंदियां और तुष्टीकरण की राजनीति अब बंद होगी। उत्साह कितना ज्यादा है वो हमारी बाईं तरफ आप देख लीजिए। हावड़ा ब्रिज की ये तस्वीर है, जहां पर भीड़ के बीच जय श्री राम की गूंज सुनाई पड़ रही है। लोग बेहद उत्साहित हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा था कि बंगाल की पहचान उसकी संस्कृति, श्रद्धा और मानवीय भावनाओं की गहराई में बसती है। लेकिन उस पहचान पर पिछले कुछ सालों पर इसलिए पर्दा डालने की कोशिश की गई थी ताकि कुछ विशेष लोग प्रसन्न रहें। सनातन संस्कृति के पोषकों को लग रहा है कि एक तरफ से वैचारिक गुलामी का अंत हो गया है।
क्योंकि जहां तनाव का हवाला देकर हिंदू त्योहारों को रोका जाता था, जहां सनातनियों को संस्कृति बचाने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ता था, वहीं पर दूसरे धर्म के त्योहारों को सरकारी संरक्षण दिया जाता था। जहां वक्फ बोर्ड को खुला छोड़ दिया गया था और मंदिरों में सरकारी हस्तक्षेप होता था, वहां अब हर तरह के पर्व त्योहार मनाने की छूट का आश्वासन मिल रहा है। इसीलिए लोग उत्साहित हैं, हर तरफ बदलाव दिखाई दे रहा है। डीएनए मित्रों, ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के घर पर भी बदलाव दिखाई दे रहा है। उनके घर की छत पर भगवा झंडा लहराता हुआ दिखाई दिया। इस झंडे पर हनुमान जी का चित्र बना हुआ है। इस बदलाव पर लोग क्या कह रहे हैं, वो भी आपको सुनना चाहिए। अभिषेक बनर्जी का जो घर है शांति निकेतन, उस घर के सामने मैं खड़ी हूँ और जो घर के जो छत है, वो छत पे के ऊपर जो एक पताका, वो पताका उड़ रहा है। पताका के अंदर जो छवि है वो हनुमान जी का एक पिक्चर है। गेरुआ रंग का जो पताका उत्तोलन किया गया है, कौन किया है, किस वक्त क्या है, इस बात का कोई सदुत्तर अभी तक हमारे पास नहीं है। लेकिन देखने के बात है कि ये जो राज्य में पाला बदल हुआ है, राजनीति का रंग क्या अभिषेक बनर्जी का घर के ऊपर भी पड़ चुका है, अभी यही देखने का बात है। ये मेरे लिए 8वां अजूबा है। 7 अजूबे इस दुनिया में, ये 8वां है। ये कन्वर्ट हो जाए ऐसा हो नहीं सकता, और कन्वर्ट होने दें ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। नहीं, ये नॉर्मल नहीं है, बट अभी तो बोला ना, जो पश्चिम बंग में जो हो रहा है तो सब कुछ सोचना पड़ेगा, तो ये भी सोचना पड़ेगा जो कुछ तो वो हो रहा है। फिर से बता देते हैं आपको, वो जो घर आप देख रहे थे जिस पर भगवा पताका लहरा रही है और उसमें हनुमान जी का चित्र बना हुआ है, वो अभिषेक बनर्जी का घर है। लोग कह रहे हैं 7 अजूबों की बात होती है, 8वां अजूबा है। और कहा जाता है कि जब बदलाव होता है तो अच्छे अच्छे बदल जाते हैं। हम लोग अमूमन किसी इस तरीके की तस्वीर को देखते हैं तो कह देते हैं पिक्चर ऑफ द डे, पर यह तस्वीर तो पिक्चर ऑफ द ईयर है। मित्रों, जब बदलाव की बयार चलती है तो हालात ही नहीं, सोच और सिस्टम दोनों बदल जाते हैं। सिस्टम भी धीरे धीरे भगवा में होने लगा है। यहां तक कि कुछ जगहों पर भगवा झंडा फहराने से भी लोग डरते थे, वहां पर मुस्लिम समुदाय के भी कुछ लोग अब राम नाम के नारे लगा रहे हैं। मित्रों, यही असली परिवर्तन है। हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुष्टीकरण के लिए उस बंगाल में ही सनातन संस्कृति पर कैंची चला दी जाए जहां पर रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी विवेकानंद और श्री अरविंद जैसे महापुरुष हुए। जिस बंगाल ने भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वहीं पर वोट के लिए सनातन पर पाबंदी लगाई गई। अब जब वोट से ये पाबंदी हट गई है तो बरसों से दबे हुए वही सनातनी अपनी भावनाओं को हर तरफ व्यक्त करते नजर आ। डीएनए मित्रों, राजनीतिक संस्कृति में हुआ बदलाव समाज में भी दिखता है। बंगाल में यह बदलाव बहुत साफ साफ दिखने लगा है। बंगाल में जिस सुनियोजित तरीके से सत्ताधारी पार्टी ने अपरोक्ष रूप से अतिक्रमण को कानून का हिस्सा बना दिया था, जैसे बंगाल में लोकतंत्र को कब्जा तंत्र में बदल दिया था, उसके खिलाफ सामूहिक आक्रोश अब खुलकर सामने आ रहा है। बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद उस कब्जा तंत्र पर चोट हुई है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस चोट से कांग्रेस और लेफ्ट के भी अच्छे दिन आ गए हैं। मित्रों, अब हम बीजेपी की जीत के बाद पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट को मिल रहे न्याय का विश्लेषण करेंगे। अंग्रेजी दार्शनिक जॉन लॉक ने कहा कि जहां कानून का अंत होता है वहीं अत्याचार शुरू होता है। जब यह अत्याचार संस्था में बदल जाए तो इसके खिलाफ आम आदमी का आक्रोश कैसा होगा, इसकी गवाही मेरी बाईं तरफ चल रही तस्वीरें। मित्रों, कोलकाता के हेरिटेज न्यू मार्केट में कुछ लोग बुलडोजर लेकर पहुंच गए। अवैध अतिक्रमण और गुंडागर्दी के खिलाफ एक्शन का प्रतीक बुलडोजर 3 जगहों पर चला। पहली जगह है तृणमूल कांग्रेस ट्रेड यूनियन का ऑफिस, नंबर 2 और नंबर 3 पर है मीट की 2 दुकानें। इन्हें बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। मित्रों, आपको न्यूज वॉल पर इस बुलडोजर एक्शन की एक और तस्वीर हम दिखा देते हैं। देखिए, सामने बुलडोजर चल रहा है, नारेबाजी हो रही है और ये पुलिस वाले खड़े होकर के देख रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बुलडोजर चल रहा है और पुलिस वाले खड़े हुए देख रहे हैं। यानी जन आक्रोश के सामने पुलिस मौन थी। पुलिस वाले बुलडोजर एक्शन को चुपचाप देखते रहे। समझिए, बुलडोजर सरकारी आदेश पर नहीं चला, बुलडोजर चलाया कुछ लोगों ने। एक एक कर 3 निर्माण गिराए गए, लेकिन पुलिस वाले चुप रहे। मित्रों, जहां जनता के आक्रोश का बुलडोजर चला, वहां से हमारे संवाददाता अयान घोषाल की इस ग्राउंड रिपोर्ट को भी देख लीजिए। कोलकाता की सबसे पुरानी और सबसे हेरिटेज हॉग मार्केट, जिसको न्यू मार्केट के नाम से भी जाना जाता है, कल शाम को यहाँ पे बुलडोजर चला। भाजपा की कुछ कार्यकर्ता
अति उत्साह लेके यहाँ पे आए और इस तरह से यहाँ पे कुछ दुकानें और तृणमूल कांग्रेस INTTUC उसकी जो श्रमिक शाखा है उसकी ऑफिस को इस तरह से यहाँ पे तोड़ा गया है। अब ये देखने से पता भी नहीं चलता कि कल सुबह तक यहीं पे तृणमूल कांग्रेस INTTU की ऑफिस था। इस वक्त यहाँ पे केंद्रीय आधा सेना अपनी रूट मार्च और एरिया डोमिनेशन करते हुए दिख रहे हैं और काफी सारा जगहों से ऐसा भी आ रहा है रिपोर्ट कि अभी यहाँ पे माहौल बिल्कुल ठीक ठाक है। यहाँ के जो व्यापारी है वो अभी शांति से अपनी जो कारोबार है वो कर रहे हैं। सोचिए कब्जा तंत्र के खिलाफ लोगों के मन में कितना गुस्सा रहा होगा, कितनी नाराजगी रही होगी। उन्होंने प्रशासन के फैसले का इंतजार नहीं किया। उन्होंने इंतजार नहीं किया कि सरकार बने, सुनवाई हो और फिर बुलडोजर चले। चुनाव परिणाम से सत्ता परिवर्तन तय होते ही वो बुलडोजर लेकर चले आए और अवैध अतिक्रमण को ढा दिया। इस बुलडोजर एक्शन पर टीएमसी नेता आक्रोशित हो गए। पार्टी के ट्रेड यूनियन का ऑफिस ध्वस्त किया गया था। उनका आक्रोश स्वाभाविक था। हालांकि सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी पार्टी के दफ्तर को गिराने पर आक्रोश नहीं जताया। आक्रोश जताया मीट की 2 दुकानों को गिराए जाने पर। मतलब खुद का दफ्तर गिरा, इस पर गुस्से में नहीं थे। गुस्से में इस बात पे थे कि 2 मीट की दुकानें गिरा दी गई। सुनिए क्या कह रहे हैं इस एक्शन में। ये बुलडोजर कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं है। और ये जो काल जो बुलडोजर यूज हुआ, हमारा पास जो कंप्लेन आया उससे बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट को डिस्टर्ब कर दिया, पार्टी ऑफिस तोड़ दिया। ये तो कोई डेमोक्रेसी का बात नहीं हुआ ना। बिल्कुल ये लोकतंत्र नहीं है, ये आक्रोश तंत्र है। लेकिन टीएमसी के नेता ये नहीं बता रहे हैं कि इस आक्रोश तंत्र की वजह क्या है। मित्रों, यूनान के प्रसिद्ध विद्वान अरस्तु ने कहा है कि अतिक्रमण और बहुमत का अत्याचार लोकतंत्र को तानाशाही में बदल देता है। पश्चिम बंगाल में यही हुआ था। बहुमत का अत्याचार तानाशाही में बदल गया था। टीएमसी के नेता जिन 2 दुकानों को गिराने का विरोध कर रहे हैं वो अतिक्रमण करके बनाई गई थी। टीएमसी ट्रेड यूनियन का ऑफिस भी अतिक्रमण करके ही बनाया गया था। सोचिए, कोलकाता के सबसे पुराने और हेरिटेज मार्केट में अतिक्रमण कर, रास्ते को घेर कर टीएमसी के ट्रेड यूनियन का ऑफिस बना दिया गया था। मीट की 2 दुकानें बना दी गई थी और यह सालों पहले हुआ था। सरकारी संरक्षण में हुआ था। आम लोगों में कितनी नाराजगी रही होगी, कई बार शिकायत हुई होगी, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। अब जिसकी सरकार है उसी पार्टी के मजदूर संगठन का ऑफिस अतिक्रमण कर बना हो तो एक्शन कैसे होता। सालों से एक्शन नहीं हुआ। आम लोगों में गुस्सा बढ़ता गया। अब नाराज लोगों ने खुद ही कार्रवाई कर दी। लोगों का गुस्सा अपनी जगह सही है, जन भावना भी अपनी जगह सही है, लेकिन बिना प्रशासन के आदेश के बुलडोजर चलाना कानूनी तौर पर सही नहीं है। बेशक ये बुलडोजर अतिक्रमण पर चला हो, लेकिन फिर भी ये सही नहीं है। पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि बुलडोजर चलाने वालों पर कार्रवाई होगी। उन पुलिस वालों पर भी एक्शन होगा जो मौके पर मौजूद थे लेकिन खामोश रहे। जो जेसीबी की घटना हुई है उसे नियंत्रण करके कार्रवाई होगी। जो पुलिस अफसर वहां थे और जिन्होंने कार्रवाई नहीं की उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। निर्देश जारी कर दिए गए हैं और उन्हें उनका पालन करना होगा। मित्रों, जब सत्ता के बल पर आम आदमी को दबाया जाता है तो उसकी प्रतिक्रिया ऐसी ही होती है। हालांकि इस प्रतिक्रिया को कानूनी तौर पर सही नहीं कहा जा सकता। अतिक्रमण और अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई के लिए कानून है। मित्रों, पश्चिम बंगाल का आम आदमी कब्जा तंत्र से मुक्ति के लिए क्यों सड़क पर उतर रहा है, इसे समझने के लिए यह समझना होगा कि यह कब्जा तंत्र कितना बड़ा, कितना संगठित और कितना संरक्षित था। आप मेरी बाईं तरफ कोलकाता के आशुतोष कॉलेज का वीडियो देख रहे हैं। यहां कॉलेज के एक रूम को टीएमसी के युवा नेता ने अपना दफ्तर बना दिया था। एकदम लग्जरी ऑफिस, एसी लगा है ताकि युवा नेताजी को गर्मी बिल्कुल भी ना लगे। इस ऑफिस में ममता बनर्जी की फ्रेम की हुई फोटो लगी थी, अभिषेक बनर्जी की फोटो लगी थी, तृणमूल छात्र परिषद का बोर्ड लगा था। सोचिए, कॉलेज के एक कमरे को टीएमसी के नेता ने अपना दफ्तर बना दिया। यह कैसा कब्जा तंत्र है जो कॉलेज में घुसकर छात्रों की पढ़ाई के लिए बनाए गए क्लासरूम को अपना ऑफिस बना दे। आज कुछ लोगों ने टीएमसी नेता के अवैध कब्जे से कॉलेज को मुक्त करा दिया। मित्रों, कब्जा मुक्ति का यह अभियान किसी एक जगह या एक शहर में नहीं चल रहा है। यह पश्चिम बंगाल के शहर शहर में चल रहा है, क्योंकि कब्जा तंत्र ने शहर शहर सरकारी इमारतों, सरकारी संसाधनों पर कब्जा किया हुआ था। स्कूल की बिल्डिंग में पार्टी का दफ्तर खुल गया। सोचिए बच्चे कहां पढ़ते होंगे। कॉलेज रूम में टीएमसी नेता का दफ्तर चल रहा था। अब उस नाराजगी को समझिए जो कब्जा तंत्र के खिलाफ लोगों के अंदर है। हालांकि आक्रोशित लोगों से बीजेपी के नेता अपील कर रहे हैं कि वो कानून हाथ में नहीं ले। टीएमसी ने सरकारी रुपया और तोलाबाजी का रुपया में बहुत सारा ऑफिस किया। वो ऑफिस जनता का हित में नहीं था।
वो ऑफिस में किस तरीके से सिंडिकेट राज, तोलाबाजी चलता है सबको पता है। इसलिए मैं भाजपा कार्यकर्ता को अपील कर रहा हूं, कोई भी एक भी इंसिडेंट ना होना चाहिए। उनका पार्टी ऑफिस भी टच मत करना चाहिए। अमेरिकी इतिहासकार हन्ना एरेंडेंट ने कहा है कि जब सत्ता जवाबदेही से मुक्त हो जाती है तब वो हिंसा में बदल जाती है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक सत्ता कब्जा तंत्र के खिलाफ कार्रवाई की जवाबदेही से मुक्त हो गई। अब पश्चिम बंगाल में राजनीतिक बदलाव के बाद इस अनदेखी के खिलाफ आम लोगों का गुस्सा दिखाई दे रहा है। अब कब्जा तंत्र के बुरे दिन और कब्जा तंत्र के शिकार लोगों के अच्छे दिन आ रहे हैं। मित्रों, राजनीति में अक्सर अच्छे दिन उसके आते हैं जो चुनाव जीतता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में राजनीतिक आश्चर्य की घटनाएं भी हो रही हैं। जो कांग्रेस और वामपंथी दल बीजेपी का वैचारिक रूप से विरोध कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की वजह से उनके भी अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन कैसे आए हैं अब वो देखिए और समझिए। मित्रों, आप मेरी बाईं तरफ जो वीडियो देख रहे हैं वो नादिया के करीमपुर से आया है। यहां कुछ लोगों ने टीएमसी के रंग में रंगी बिल्डिंग के गेट का ताला तोड़ा, अंदर घुसे और कांग्रेस का बैनर पोस्टर लगा दिया। यह कब्जा नहीं है, कब्जा मुक्ति है। ऐसा क्यों हुआ अब इसे समझिए। साल 2011 में सरकार बनाने के बाद टीएमसी ने कांग्रेस के ऑफिस पर ही कब्जा कर लिया था। अब टीएमसी हार कर सत्ता से बाहर हो गई तो कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने पार्टी ऑफिस को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए पहुंच गए और मुक्त करा भी दिया। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, लेफ्ट के भी अच्छे दिन आ गए। लेफ्ट कार्यकर्ता भी अवैध तौर पर कब्जा किए गए अपने पार्टी ऑफिस को मुक्त करा रहे हैं। लेफ्ट के ऑफिस पर कब्जे का आरोप भी टीएमसी पर लगा है। वामपंथी दलों ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को 150 पार्टी दफ्तरों की लिस्ट सौंपी है। आरोप है कि लेफ्ट के इन दफ्तरों पर टीएमसी ने कब्जा कर लिया था। सोचिए, कब्जा तंत्र का नेटवर्क कितना मजबूत था। स्कूल की बिल्डिंग, कॉलेज के यूनियन रूम से लेकर पार्टियों के दफ्तर तक इस कब्जा तंत्र का शिकार थे। इसीलिए पश्चिम बंगाल में अब कब्जा तंत्र के खिलाफ सामूहिक आक्रोश दिखाई दे रहा है। मित्रों, कब्जा तंत्र के खिलाफ इस सामूहिक आक्रोश के बीच ममता बनर्जी ने बड़ा आरोप लगाया। टीएमसी के चुने गए विधायकों की बैठक में ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि पूरे बंगाल में टीएमसी के 1,500 से ज्यादा दफ्तरों पर कब्जा कर लिया गया। फिलहाल यह आरोप है, कोई लिखित शिकायत नहीं हुई है। इसलिए ये सवाल भी उठ रहे हैं, क्या ये कब्जा है या फिर ये कब्जा मुक्ति है? क्योंकि बंगाल में अब हर पीड़ित अपने स्तर पर अतिक्रमण मुक्ति का अभियान चला रहा है। मित्रों, सत्ता के बल पर दबाए गए लोगों के आक्रोश को समझा जा सकता है, लेकिन हम फिर कहेंगे, इन आक्रोशित लोगों को समझना चाहिए कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के लिए कानून है, प्रशासन है। कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए और बदले हुए प्रशासन के एक्शन का इंतजार करना चाहिए। डीएनए मित्रों, बंगाल को लेकर नए सिरे से अब ईडी भी एक्शन में है। बंगाल में टीएमसी की हार की एक बड़ी वजह भ्रष्टाचार है और अब ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने घोटाले के सिलसिले में टीएमसी सरकार के मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाना शुरू कर दिया है। यानी टीएमसी के लिए दोहरी मुसीबत हो गई है। एक तरफ चुनाव में हार और अब जांच एजेंसियों का प्रहार। ईडी ने ममता सरकार के 2 मंत्रियों को पूछताछ के लिए बुलाया है। सुजीत बोस और रतिन घोष को नगरपालिका भर्ती घोटाले में सवालों का जवाब देने के लिए आज बुलाया गया। हालांकि दोनों मंत्री पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए। दोनों को अदालत ने जांच में शामिल होने का निर्देश दिया था, लेकिन इसके बावजूद आज की पूछताछ में वो नहीं आए। इस मामले में ममता सरकार के एक और मंत्री फिरहाद हाकिम भी जांच के घेरे में है। मित्रों, इस घोटाले में लगभग 1800 लोगों को राज्य की अलग अलग नगरपालिकाओं में अवैध रूप से नियुक्त किया गया था। नौकरी के नाम पर युवाओं से 4 लाख रुपए से लेकर 7 लाख रुपए तक की वसूली का आरोप है। शुरुआती छानबीन के मुताबिक अलग अलग नगरपालिकाओं में अवैध भर्तियों के माध्यम से लगभग 200 करोड़ रुपए की उगाही की गई थी। मित्रों, टीएमसी के दोनों नेताओं के अलावा ईडी का शिकंजा कोलकाता पुलिस के एक अधिकारी पर भी कसा है। ईडी ने कोलकाता पुलिस के डीसीपी शांतनु सिन्हा विश्वास के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। लुकआउट नोटिस जारी करने का मकसद होता है कोई अपराधी, भगौड़ा या संदिग्ध भारत छोड़कर ना बाहर जा सके। हिस्ट्री शीटर सोना पप्पू से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में शांतनु सिन्हा को 5 बार पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। ईडी ने पिछले महीने उनके घर की तलाशी भी ली थी, लेकिन वो मौजूद नहीं थे। उनके गायब हो जाने के बाद ईडी को लुकआउट सर्कुलर जारी करना पड़ा। शांतनु सिन्हा कालीघाट पुलिस थाने के ऑफिसर इंचार्ज रह चुके हैं। इसी इलाके में ममता बनर्जी का घर स्थित है। वो ममता बनर्जी के काफी करीबी अधिकारी माने जाते हैं।
मित्रों, आपको उन प्रमुख मामलों के बारे में भी जानना चाहिए जिनमें केंद्रीय एजेंसियां टीएमसी नेताओं के खिलाफ जांच में जुटी हुई हैं। इनमें सबसे बड़ा केस है कोयला घोटाले का। यह 2700 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला है। इस मामले में ईडी टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी से पूछताछ कर चुकी है। एसएससी भर्ती घोटाले में भी अभिषेक बनर्जी से पूछताछ की जा चुकी है। इस मामले में बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने इस मामले में 698 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। राशन वितरण घोटाले में पूर्व मंत्री ज्योति प्रिय मलिक को गिरफ्तार किया गया था। यह घोटाला 9000 करोड़ से 10,000 करोड़ के बीच के होने का अनुमान है। गो तस्करी के मामले में टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल को गिरफ्तार किया गया था। साथ ही टीएमसी के सांसद देव से भी पूछताछ की गई थी। इसके अलावा भी टीएमसी नेताओं से जुड़े कई घोटाले हैं, जैसे रेत खनन घोटाला, आवास घोटाला, नारदा घोटाला और सारदा घोटाला। मित्रों, टीएमसी सरकार के दौरान घोटाले की जांच में केंद्रीय एजेंसियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। इसमें सबसे बड़ी चुनौती थी राज्य सरकार का सहयोग न मिलना। 2018 में बंगाल सरकार ने सीबीआई से जनरल कंसेंट वापस ले ली थी, यानी सीबीआई राज्य सरकार की अनुमति के बिना वहां जांच नहीं कर सकती। हर केस के लिए अनुमति मांगनी पड़ती थी। केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी के दौरान राज्य पुलिस पर बाधा डालने के आरोप भी लगते थे। रेड के दौरान स्थानीय पुलिस ईडी को रोकती थी। यहां तक कि ईडी अधिकारियों के खिलाफ राज्य पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की थी। प्रशासनिक देरी भी की जाती थी। बंगाल सरकार पर जांच एजेंसियों को दस्तावेज मुहैया कराने में देरी के आरोप लगते थे, जिसमें छानबीन में देरी होती थी। केस वर्षों तक खिंचता रहता था। यहां तक कि गवाहों को प्रभावित करने के आरोप भी लगते थे। मित्रों, जनवरी के महीने में तो राज्य सरकार के असहयोग की सारी सीमाएं टूट गईं। टीएमसी से जुड़ी पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक पर ईडी की रेड के दौरान खुद ममता बनर्जी कोलकाता पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ पहुंच गईं। ईडी से नोकझोंक के बाद ममता एक फाइल लेकर चली गईं। आईपैक पर रेड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी ममता बनर्जी के रवैये पर नाराजगी जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, एक मौजूदा मुख्यमंत्री का जांच एजेंसी के काम में हस्तक्षेप करना लोकतंत्र को खतरे में डालने जैसा है। ममता पर इससे पहले भी जांच में बाधा डालने के आरोप लग चुके हैं। वो इस तरीके का रवैया सारदा चिटफंड घोटाले, नारदा स्टिंग केस और राशन घोटाले में भी अपना चुकी थी। वो कई बार सीबीआई और ईडी की जांच के दौरान धरने पर बैठी थी। जांच एजेंसियों के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर की धमकी देने के आरोप भी ममता पर लग चुके हैं। लेकिन अब सत्ता बदलने के साथ ही राज्य सरकार का असहयोग बीते दिनों की बात है। नई सरकार में बंगाल पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग ईडी सीबीआई को मिलना तय माना जा रहा है। इससे जांच एजेंसियों के काम में तेजी आना तय है। डीएनए मित्रों, अब हम आपको कोलकाता से आई एक दिलचस्प तस्वीर दिखाना चाहते हैं। टीएमसी के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के घर पर तैनात अतिरिक्त पुलिस बलों को वापस बुला लिया गया। उनके कार्यकर्ता के बाहर तैनात 50 अतिरिक्त पुलिस वालों को वापस बुला लिया गया। कल तक जहां इतनी सुरक्षा थी कि आम आदमी आसपास से गुजर भी नहीं सकता था, वहां से पुलिस वाले हटाए गए तो लोग आश्चर्यजनक तौर पर वहां पहुंचने लगे। वहां जाने से उन्हें पहले रोका जाता था। कई लोगों ने तो बाकायदा उस जगह पर जाकर सेल्फी भी ली। मित्रों, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा को राजनीतिक मुद्दा बनाया जा सकता है, इसलिए आज पुलिस ने इस पर सफाई भी दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को मौजूदा Z+ श्रेणी की सुरक्षा जारी रहेगी, यानी उन्हें प्रोटोकॉल के तहत जो सिक्योरिटी मिलती है वो मिलती रहेगी। दोनों नेताओं की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस वालों की तैनाती की गई थी। उन्हें वहां से हटाकर लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े दूसरे जरूरी काम में लगाया गया। यानी मित्रों, पश्चिम बंगाल में सियासी संग्राम के बाद अब हम आपके सामने पंजाब में पाकिस्तान की बारूदी साजिश का विश्लेषण करने जा रहे हैं। इस साजिश का मकसद है पंजाब को कश्मीर की तर्ज पर आतंकवाद के जरिए सुलगाना। इस विश्लेषण को समझने के लिए आपको सबसे पहले पंजाब से आई दो महत्वपूर्ण तस्वीरें देखनी चाहिए। पिछले 24 घंटे के अंदर पंजाब में 2 धमाके हुए। पहला धमाका जालंधर शहर में हुआ। जालंधर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कैंप के नजदीक एक दुपहिया वाहन में धमाका हुआ। दूसरा ब्लास्ट सिख धर्म के पावन स्थल अमृतसर में हुआ। अमृतसर में सेना की छावनी के नजदीक एक धमाका हुआ और फिर दुपहिया वाहन में आग लग गई। दोनों ही वारदातों में दुपहिया वाहन और कम तीव्रता वाले विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया और दोनों ब्लास्ट जवानों के कैंप के नजदीक किए गए। ये तथ्य बताते हैं कि दोनों धमाकों के पीछे एक ही गुट या शख्स का हाथ है। सोशल मीडिया पर खालिस्तान लिबरेशन आर्मी नाम के एक संगठन ने इन दोनों धमाकों की जिम्मेदारी ली है। इस पोस्ट ने साफ कर दिया कि इन धमाकों के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। खुद पंजाब पुलिस भी धमाकों के पाकिस्तान कनेक्शन की पुष्टि कर रही है। This is part of Pakistan's ISI's designs. ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की साजिश है। ISI पंजाब में आतंकवाद फैलाना चाहती है। देश के लिए पंजाब पाकिस्तान के खिलाफ एक छद्म युद्ध का सामना कर रहा है। हम इस मामले की गहन जांच करेंगे।
तो कश्मीर में आतंकी गतिविधियों के कम होने के बाद से आईएसआई लगातार पंजाब में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रही है। अगर आपको पिछले एक दशक के पैटर्न को देखेंगे तो आपको आईएसआई के K2 मॉडल यानी कश्मीर और खालिस्तान में कुछ समानताएं नजर आएंगी। यह पाकिस्तान का वो पुराना टेरर प्रोजेक्ट है जिसे पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दोबारा आगे बढ़ा रहा है। जिस खालिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पंजाब धमाकों की जिम्मेदारी ली वो 90 के दशक तक सक्रिय था। उसके बाद इस संगठन की सक्रियता तकरीबन शून्य हो गई थी। ये नाम सालों बाद दोबारा सामने आया है। इसी तरह कश्मीर में 90 के दशक में खत्म हो चुके अल बद्र को पाकिस्तान ने दोबारा खड़ा किया था। खालिस्तानी आतंकवादियों ने बीएसएफ और सेना को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की। इसी तरह कश्मीर में भी सेना और जवानों के खिलाफ उड़ी और पुलवामा जैसे हमले हो चुके हैं। खालिस्तानी आतंकवादियों ने पिछले एक दशक में टारगेटेड किलिंग्स की हैं। पंजाब में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी से जुड़े लोगों पर हमला हुआ है। कश्मीर में भी टीआरएफ और पीएएफएफ जैसे लश्कर और जैश के गुट पहलगाम जैसी टारगेटेड किलिंग्स कर चुके हैं। मित्रों, पहलगाम हमले के बाद भारतीय इंटेलिजेंस हलकों में पाकिस्तान की इस नीति को एक नाम दिया गया था। यह नाम था रीब्रांडिंग ऑफ आर्म्स, यानी जब किसी एक आतंकी संगठन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता है तो पाकिस्तान पुराने आतंकी संगठनों को जिंदा कर देता है। यही पैटर्न जालंधर और अमृतसर के धमाकों में साफ साफ नजर आ रहा है। मित्रों, भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए आतंक को खाद पानी देना पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी रही है। हैरानी तब होती है जब अपने ही देश के अंदर मौजूद नेता आतंकी वारदातों में भी राजनीति ढूंढने लगते हैं। राजनीति का यह चरित्र समझने के लिए आपको पंजाब के सीएम भगवंत मान का बयान ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। बंगाल दी चोण जेड़ी खत्म होगी। बीजेपी शातिर पार्टी है। बंगाल में उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई और फिर उनके नेताओं ने खुद ही कहा कि पंजाब की बारी है। इसका मतलब है कि ये जो छोटे मोटे धमाके हुए हैं ये बीजेपी की पंजाब इलेक्शन की तैयारी है। ये बीजेपी लोगों को डरा धमकाकर ही वोट लेती है। मित्रों, पंजाब तो खुद आतंकवाद का रक्त रंजित अध्याय देख चुका है। तकरीबन 10 साल लंबे इस चैप्टर में 21,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इसके बावजूद पंजाब के सीएम इन धमाकों को छोटा मोटा कह रहे हैं। इसी बयान की वजह से हम आपको दोबारा जालंधर ब्लास्ट की तस्वीरें दिखा रहे हैं ताकि आप खुद ये तय कर सकें कि ये छोटे मोटे धमाके थे या फिर देश के खिलाफ बड़ी साजिश। आतंकी साजिश में भी राजनीति ढूंढने वाले मान साहब को अपने बयान पर एक नसीहत भरा जवाब भी मिला है। पुलिस पंजाब के हैं, वो कह रहे हैं बड़ी कैटेगोरिकली कि ये आईएसआई स्पॉन्सर्ड है दीज टू ब्लास्ट। इस चीज में हमें एटलीस्ट ऑन द इशू ऑफ टेररिज्म अपार्ट फ्रॉम हमारी जीरो टॉलरेंस, वो तो हमारी नेशनल लेवल पे है ही और होनी चाहिए, पर उसके अलावा इसमें पॉलिटिकल कलर देके कि ये पार्टी पॉलिटिक्स है या कुछ और है, दिस इज मच बिगर देन पार्टी पॉलिटिक्स। दिस कंसर्न्स द कंट्री और खास करके पंजाब जैसी सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट्स में। ये हम और आप जानते हैं कि भारत के लिए आतंकवाद एक राष्ट्रीय चुनौती रही है। आतंकी गतिविधियों को लेकर राजनीति करना या राजनीति से प्रेरित बयान देना सही नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि एक देश के तौर पर हमारे अंदर जितने भी मतभेद होंगे, दुश्मन यानी पाकिस्तान इन मतभेदों का उतना ही फायदा उठाएगा। राष्ट्र के अंदर ऐसे ही मतभेदों को लेकर आचार्य चाणक्य ने एक महत्वपूर्ण सूत्र लिखा था। आचार्य चाणक्य कहते थे, शत्रु के द्वारा पैदा की गई चुनौतियों से निपटने के लिए एक राष्ट्र को न सिर्फ सैन्य रूप बल्कि राजनीतिक और सामाजिक तौर पर भी एकजुट और मजबूत रहना चाहिए। यही एकता और विश्वास एक राष्ट्र की सुरक्षा की ढाल है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के डिफेंस सेक्टर की बढ़ती ताकत का विश्लेषण करेंगे। अब से कुछ घंटों बाद ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल पूरा हो जाएगा। 1 साल पहले 6 और 7 मई की रात भारत ने बिना घर में घुसे पाकिस्तान को बुरी तरह मारा। सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ 2 दशकों में भारतीय सेना और स्वदेशी हथियारों का यह अब तक का सबसे बड़ा पराक्रम था। इस पराक्रम की सालगिरह का जश्न आप आज से जी न्यूज के साथ मना सकते हैं। मित्रों, ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पर हमारी विशेष सीरीज में आज आप देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद 1 साल में भारतीय रक्षा निर्यात यानी हथियारों की बिक्री कितनी बढ़ी है। 2025-26 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 62% से ज्यादा बढ़ा है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले यानी 2024-25 में भारत ने 23,622 करोड़ रुपए के हथियार और सैन्य तकनीक बेची थी, जबकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पिछले 1 वर्ष में देश से 38,424 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात हुआ है। इस 1 साल में भारत ने 80 से ज्यादा देशों को हथियार बेचे हैं। भारत में हथियार बनाने वाली कंपनियों में भी तकरीबन 13% की बढ़ोतरी हुई है। मित्रों, अब हम आपको युद्ध और बाजार यानी हथियारों के निर्यात का गूढ़ संबंध बताने जा रहे हैं।
आमतौर पर किसी भी युद्ध या टकराव के दौरान हार जीत दुश्मन को पहुंचे नुकसान को युद्ध का पैरामीटर यानी मानक माना जाता है। लेकिन कोई भी युद्ध या टकराव एक टेस्टिंग ग्राउंड भी होता है, यानी एक ऐसा मैदान जहां हथियारों की क्षमता की परख हो जाती है। यही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हुआ। इस सीमित टकराव में भारत के हथियारों और सैन्य तकनीक ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। इसी वजह से भारत का रक्षा निर्यात तेजी से बढ़ा है। ऑपरेशन सिंदूर में सबसे शानदार प्रदर्शन भारत के आक्रामक हथियारों ने किया। ब्रह्मोस मिसाइल ने अपने 90% टारगेट्स को तबाह कर दिया। दूसरा पैरामीटर था भारत के डिफेंसिव वेपन यानी हवाई रक्षा प्रणाली। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने तकरीबन 100% कामयाबी हासिल की, यानी पाकिस्तान से भेजा गया कोई भी मिसाइल या ड्रोन भारत के आकाश डिफेंस सिस्टम को भेद नहीं पाया। इसी कामयाब प्रदर्शन की वजह से दुनिया के कई देश ब्रह्मोस और आकाश सिस्टम खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वियतनाम के राष्ट्रपति के वर्तमान भारत दौरे में ब्रह्मोस को लेकर डील पर बातचीत जारी है। मित्रों, ऑपरेशन सिंदूर की वजह से ड्रोन आज भारतीय डिफेंस सेक्टर के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय ड्रोन्स ने लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम, मुरीदके के नजदीक स्थित लश्कर के टेरर कैंप, पीओके में मौजूद जैश ए मोहम्मद के टेरर कैंप को तबाह कर दिया था। रहीम यार खान में पाकिस्तानी फौज के एक मिसाइल केंद्र पर भी ड्रोन से हमला किया गया था। पूरे ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिर्फ 11 से 15 भारतीय ड्रोन्स को ही नष्ट कर पाया था। और डीएनए में आज का संदेश, हमेशा चांद की तरह धैर्य रखिए। जैसे वो हर रात पूरा नहीं होता फिर भी अपनी रोशनी नहीं छोड़ता, इसी तरह आप भी लगातार बढ़ते रहिए और विश्वास रखिए कि आपकी भी पूरी चमक एक ना एक दिन दुनिया के सामने जरूर आएगी। डीएनए में अब आपको जय हिंद कहने का समय आ गया है। जय हिंद। डीएनए में कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए और याद रखिए, ये देश सबका है, ये देश हर जाति हर धर्म का है। मित्रों, हम सबका डीएनए एक है। धन्यवाद।